स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थानांतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, जिसको अपन टीआरएनए भी कहते हैं। तो जिस तरह से मैसेंजर आरएनए एमआरएनए अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसने डीएनए से प्राप्त संदेशों को कोशिका द्रव्य में लेके आता है और कोशिका द्रव्य में एमआरएनए तक प्रोटीन को निर्माण करने के लिए अमीनोम्ल का स्थानांतरण करने का कार्य स्थानांतरण आरएनए या टीआरएनए करता है। तो ये टीआरएनए, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्थानांतरण आरएनए या इसको अपन ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए कहते हैं। देखिए, तो टीआरएनए का निर्माण भी केंद्र के अंदर ही होता है और डीएनए से अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा। तो जिस तरह से एमआरएनए बनता है, उसी तरह से टीआरएनए का निर्माण भी होता है, केंद्र के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा बनता है, जहाँ से ये कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। ये सबसे छोटे आरएनए के अणु होते हैं, ये भी याद रखना। ये जो मुख्य 3 आरएनए हैं, आर, एम और टी, उसमें सबसे छोटे आरएनए टीआरएनए के अणु होते हैं। ये लगभग 75 से लेकर 80 न्यूक्लियोटाइडों के बने हुए अणु होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। और ये देखिए, जल में घुलनशील होते हैं, अतः इन्हें घुलनशील आरएनए या सोल्यूबल आरएनए या इनको अपन संक्षिप्त में एसएनआरएनए भी कहते हैं। बहुत छोटे कण होते हैं, इसलिए आराम से पानी में घुल जाते हैं, इसलिए घुलनशील आरएनए या सोल्यूबल आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं। इसलिए इसको अपन एसआरएनए यानी सोल्यूबल आरएनए, घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि एसआरएनए किसे कहते हैं, या एसआरएनए टीआरएनए का दूसरा नाम क्या है। देखो, कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए के कुल भार का 15% टीआरएनए पाया जाता है। अगर अपन 100% आरएनए माने तो 5% हमने एमआरएनए को पढ़ा था और 15% टीआरएनए, और जो 80% आरएनए होता है वो आरआरएनए होता है, जो इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं। तो 100 में से 15% आरएनए टीआरएनए होता है। टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए, देखिए क्या काम करता है। टीआरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमआरएनए के आनुवांशिक कोडोन के अनुसार, तो जो एमआरएनए के जो आनुवांशिक कोडोन होते हैं उनके अनुसार कोशिका द्रव्य में अमीनोम्ल को राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है। अतः इन्हें स्थानांतरण आरएनए या टीआरएनए कहते हैं। होता क्या है कि जो एमआरएनए आया है संदेश लेकर, उसके ऊपर 3-3 न्यूक्लियोटाइडों के समूह होते हैं, जिनको हम, जैसे 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह, ये एक कोडोन हो गया, फिर 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह दूसरा कोडोन, फिर 3 न्यूक्लियोटाइड समूह का तीसरा कोडोन। तो इस 3 न्यूक्लियोटाइडों का जो समूह, उसको एक कोडोन कहते हैं। इस कोडोन में एक संदेश निहित है किसी एक अमीनोम्ल के लिए। तो इसके संदेश के अनुसार, यानी इस कोडोन के अनुसार, टीआरएनए कोशिका द्रव्य में जाएगा और वहाँ से उस संबंधित अमीनोम्ल को अटैच करके इस एमआरएनए तक पहुँचा देगा या यहाँ तक लेके आ जाएगा। तो यही इसका काम है कि टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमआरएनए के आनुवांशिक कोडोन के अनुसार कोशिका द्रव्य में अमीनोम्ल को राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है, यानी यहाँ तक लेके आ जाता है एमआरएनए तक, क्योंकि और यहीं पर राइबोसोम जुड़ा होता है, अतः इसे स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। टीआरएनए को देखिए, अनुलेखन अणु या अनुलेखन आरएनए भी कहते हैं। टीआरएनए को अनुकूलक अणु या एडेप्टर मोलिक्यूल या अनुकूलक आरएनए, एडेप्टर आरएनए या एआरएनए भी कहते हैं। टीआरएनए को अनुकूलक अणु या अनुकूलक आरएनए क्यों कहते हैं, तो देखिए इसका कारण क्या है। क्योंकि आरएनए अमीनोम्ल के अनुकूलकों यानी एडेप्टर्स की तरह काम करता है।
अमीनो अम्ल के एडेप्टर की तरह काम करेगा ये, इसलिए इसको एडेप्टर आरएनए यानी एआरएनए भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि टीआरएनए को अनुकूलक आरएनए या अनुकूलक अणु या एडेप्टर आरएनए या एआरएनए भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अमीनो अम्ल के एडेप्टर की तरह काम करता है, यानी जो अमीनो अम्ल को काम करना चाहिए था वो नहीं करके फिर उनका काम ये करता है। तो देखिए होता क्या है कि अमीनो अम्ल में ऐसी कोई संरचनात्मक विशिष्टता नहीं पाई जाती जिससे ये एमआरएनए के आनुवंशिक कोडोन को फट सके। तो अभी जो कोडोन बताया आपको कि अमीनो अम्ल में ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि वो उस कोडोन को फट सके, यानी उस कोडोन पर आकर डायरेक्ट जुड़ सके और प्रोटीन बना सके। तब क्या होता है, केवल टीआरएनए जो होता है इन आनुवंशिक कोडोन को फटता भी है और आनुवंशिक कोडोन के अनुसार अमीनो अम्ल को जोड़कर राइबोसोम तक पहुंचाता है। मतलब जो जैसे मान लीजिए ये 3-3 के ये कोडोन है, इस कोडोन में एक संदेश निहित है अमीनो अम्ल का, तो अमीनो अम्ल डायरेक्ट यहाँ पर नहीं जुड़ सकता क्योंकि उसके पास ऐसी कोई संरचनात्मक विशिष्टता नहीं है, कोई उसकी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है कि यहाँ पर वो आकर अटैच हो जाए। तो यहाँ उसको अटैच करने के लिए टीआरएनए काम करता है उसके अनुकूलक अणु की तरह, एडेप्टर अणु की तरह। तो अमीनो अम्ल के लिए ये एडेप्ट करने का काम करता है, उसके लिए अनुकूलन या अनुकूलक की तरह काम करता है, इसलिए उसको अपन एआरएनए या एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। तो पहले यहाँ पर टीआरएनए जुड़ सकता है क्योंकि उसके पास एक एंटीकोडोन भुजा होती है और टीआरएनए फिर अमीनो अम्ल को लेके आ जाएगा। तो इस तरह से अमीनो अम्ल भी आ जाएगा, लेकिन अमीनो अम्ल डायरेक्ट ना आकर टीआरएनए के माध्यम से आएगा। तो इसलिए इसको अपन अनुकूलक अणु या अनुकूलक आरएनए कह रहे हैं। देखिए टीआरएनए की एक विशेषता और है, टीआरएनए में असामान्य न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स असामान्य। जैसे एक स्यूडोयूरिडीन है, स्यूडोयूरिडीन जिसको अपन साई से भी प्रेजेंट करते हैं, साई। एक इनोसिन है, इनोसिन आई, ये भी एक असामान्य न्यूक्लियोसाइड है, ये एडेनिन का व्युत्पन्न होता है। इसी तरह से डीएचयू डाईहाइड्रोयूरिडीन, ये यूरेसिल का एक न्यूक्लियोसाइड है, स्यूडोयूरिडीन भी यूरेसिल का एक न्यूक्लियोसाइड है। इसी तरह से थाइमिडीन, ये थाइमीन का एक न्यूक्लियोसाइड है। तो ये भी देखिए ऐसा माने है, थाइमीन वैसे डीएनए में होता है लेकिन ये आरएनए के अंदर आ गया है। और एक साइटिडीन जो कि एक साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड है। तो कुछ असामान्य यानी एबनॉर्मल न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं जो सामान्य आरएनए में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये भी टीआरएनए की विशेषता है। तो यहाँ पर अपन को ये अभी तक पता चला है कि टीआरएनए को अपन सोल्यूबल आरएनए या एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर कि टीआरएनए की संरचना आखिर कैसे होती है। तो टीआरएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए ये होता है टीआरएनए। तो टीआरएनए में क्या होता है, ये सबसे छोटे अणु होते हैं और आरएनए होता है वो 5 डेज से 3 डेज की तरफ एक रज्जुकी होता है। तो यहाँ पर देखिए होता कि ये टीआरएनए की विशिष्ट आकृति धारण कर रहा है। ये जो आकृति है ये एक पौधा होता है, क्लोवर पौधा, उसकी पत्ती की जैसी आकृति ये धारण किए हुए हैं। तो ये जो आकृति है ये क्लोवर लीफ की तरह है, इसलिए इसकी संरचना को हम क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ से ये 5 डेज सिरा है इसका, आरएनए किधर से किधर होता है, जैसे 5 डेज से 3 डेज की तरफ एक रज्जु होता है। तो यहाँ 5 डेज सिरा है, इस पर पी ग्रुप यानी फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है 5 डेज पर। यहाँ से ये जो रज्जु का वो स्टार्ट हुआ और फिर इस तरह से आके ये एक भुजा बना रहा है यहाँ पे, और ये भुजा लास्ट में इस तरह से लूप फूल कर लूप बना रही है, क्योंकि यहाँ पर असामान्य न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। जैसे DHU ये एक असामान्य न्यूक्लियोसाइड हो गया, तो इसकी एक तो ये भुजा बन गई, एक इसका ये पोर्शन लूप बन गया। तो इसको DHU भुजा या वह लूप या इसको डी आर्म एंड लूप भी कहते हैं। फिर ये इस तरह से घूमता घूमता आएगा और फिर से इधर नीचे की तरफ एक भुजा और बनाएगा।
ये भुजा भी इस तरह से लास्ट में फूली हुई रहती है, लूप बनाती रहती है। इस भुजा को अपन बोलते हैं एंटिकोडोन भुजा व लूप। और यहाँ इस भुजा पर क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम होता है जिनको अपन एंटिकोडोन कहते हैं। ये एंटिकोडोन भुजा ही फिर mRNA के ऊपर जो क्षारक होते हैं उनसे युग्मन करेगी, उससे पेयरिंग करने वाली है। यानी यहाँ से mRNA से tRNA जुड़ेगा। जैसे एक mRNA है, उस पर 3 ये न्यूक्लियोटाइड या क्षारक है, तो ये इन एंटिकोडोन की सहायता से इनके साथ पेयरिंग कर लेगा या जुड़ाव कर लेगा। फिर ये इसकी एक रज्जु की शाखा ऊपर जाके फिर यहाँ पर एक बार और फोल्ड होके एक अतिरिक्त भुजा और बना रही है। इसको बोल रहे हैं अपन अतिरिक्त भुजा। ये अस्थायी होती है, किसी में छोटी होती है तो किसी में बड़ी होती है। फिर ये भुजा फिर से एक ही इधर दाएं तरफ एक लूप और एक भुजा और बना रही है। इस लूप भुजा को अपन कहते हैं टी साई सी भुजा व लूप, या इसको बोलते हैं टी आर्म या टी आर्म एंड लूप। फिर ये रज्जु है वो इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाता है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाहर निकला हुआ रहता है। तो 5 डेज सिरे से थोड़ा सा ऊपर 3 डेज सिरा चला जाता है। तो 3 डेज सिरे पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक साइटोसिन और एडेनिन, ये 3 न्यूक्लियोटाइडों का एक अनुक्रम होता है जो कि ये ऊपर की तरफ रहता है, जिसको अपन इसकी टेल भी बोलते हैं, पूंछ भी बोलते हैं। तो 5 डेज से शुरू हुआ और इस तरह से ये राउंड लगाता हुआ लूप बना रहा है। देखिए इस तरह से ये tRNA जो tRNA है इस तरह से लूप बना रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ जो ये 3 डेज सिरा है, यहाँ इसके ऊपर एक OH समूह होता है। 3 डेज पर OH होता है, ये अपन को पता है। तो यहाँ से 3 डेज से OH समूह के साथ ये अमीनो अम्ल जुड़ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर होता है अमीनो अम्ल जुड़ने का स्थल। और ये जो भुजा कहलाती है, ये कहलाती है ग्राही भुजा या असेप्टर आर्म। किसको एक्सेप्ट करती है, ये अमीनो अम्ल को एक्सेप्ट करती है, इसलिए ये ग्राही भुजा या सेप्टर भुजा है ये सारी। यहाँ पर देखिए चूँकि ये जो tRNA है इसका रज्जु जो जब बार बार मुड़ रहा है, मुड़ाव के कारण इसमें कुछ सारे युग्म जो पूरक सारे युग्म होते हैं उनके बीच में H बॉन्ड बन गया है, इसलिए ये ऐसा लग रहा है कि द्विरज्जु की है। तो इसके जो इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग हो गई है उस कारण से ये द्विरज्जु की प्रतीत हो रहा है। तो इसकी देखिए 5 भुजाएं हो गई। एक तो ये ऊपर वाली भुजा जिसको अपन ग्राही भुजा बोल रहे हैं, एक ये THU भुजा, एक ये टी साई सी भुजा और ये एंटिकोडोन भुजा, और एंटिकोडोन और टी साई सी भुजा के बीच में एक अतिरिक्त भुजा। टोटल 5 भुजाएं हो गई इसकी। अब यहाँ पर कौन कौन जुड़ता है देखिए यहाँ पर, तो 3 डेज सिरे पर तो जुड़ गए अमीनो अम्ल। DHU भुजा पर यहाँ पर एक एंजाइम जुड़ता है। यहाँ पर क्या जुड़ता है, एक एंजाइम जुड़ेगा, अमीनो सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, इस tRNA को एक्टिव करेगा अमीनो अम्ल से जुड़ने के लिए। और यहाँ पर जो ये इसके विपरीत टी साई सी भुजा है, यहाँ पर ये टी साई सी भुजा आगे जब प्रोटीन संश्लेषण होगा तो उस समय राइबोसोम से जुड़ने का कार्य करेगी ये। और जो एंटिकोडोन भुजा है ये mRNA के जो 3 न्यूक्लियोटाइड यानी कोडोन है उस कोडोन के साथ युग्मन या पेयरिंग बनाती है। जबकि इस अतिरिक्त भुजा का कोई विशेष काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा में रहती है और ये छोटी या बड़ी अलग अलग tRNA में अलग अलग तरह की ये पाई जाती है। ये एंटिकोडोन और टी साई सी भुजा के बीच में रहती है। तो इस तरह से tRNA एक विशेष आकृति धारण कर ली है। ये आकृति क्लोवर लीफ की तरह होती है। क्लोवर लीफ कुछ इस तरह से होती है बिल्कुल, जैसे ये एक क्लोवर पौधे की लीफ होती है। ये जैसे ये एक क्लोवर पौधे की लीफ है, ये क्लोवर पौधे की लीफ है। तो इस लीफ की तरह होने के कारण एक साइंटिस्ट हुआ था रॉबर्ट हॉली, उन्होंने इस tRNA की संरचना को क्लोवर पत्ती की जैसे बताया है।
तो इसमें देखिए ये जो लूप वगैरह बन रहे हैं ये असामान्य न्यूक्लियोसाइड्स के कारण बन रहे हैं। तो ये एक स्पेशल संरचना लिए हुए हैं। तो अब अपन इसकी डिटेल को पढ़ लेते हैं। देखिए इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। देखिए रॉबर्ट हॉली ने टीआरएनए की संरचना का क्लोवर लीफ यानी क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया। क्लोवर एक पौधा होता है और लीफ यानी उसकी पत्ती, जो पत्ती होती है उसकी आकृति का है ये। इनके अनुसार टीआरएनए की संरचना क्लोवर लीफ की पत्ती की तरह यानी तीपत्तियाँ का मतलब है उस पर 3 पत्तियाँ होती है इस तरह की। तो 3 पत्तियाँ की जैसी संरचना होने के कारण, क्लोवर लीफ की 3 पत्तियों की जैसी संरचना होने के कारण इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है, जिसमें टीआरएनए की द्वितीयक संरचना दर्शाई जाती है। ये जो क्लोवर लीफ की संरचना है उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना भी कहते हैं। ये द्वितीयक संरचना होती है। क्लोवर लीफ मॉडल के अनुसार टीआरएनए में निम्न भुजाएं होती है। अब वो कौन कौन सी भुजाएं होती है उसको बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए 5 भुजाएं होती है। पहली भुजा है ग्राही भुजा, एक्सेप्टर आर्म। इस भुजा के 3D सिरे पर अमीनो अम्ल जुड़ता है। 3D सिरे पर CCA अयुग्मित अनुक्रम उपस्थित होता है, यानी CCA टेल पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। टीआरएनए पर CCA 3D जो सिरा होता है वहाँ पर बिना पेयरिंग वाली अयुग्मित CCA टेल पाई जाती है और 3D सिरे पर ही अमीनो अम्ल जुड़ता है। दूसरी इसका भुजा है डाईहाइड्रोयूरिडीन भुजा, जिसको DHU भुजा या डी आर्म भी कहते हैं। इस भुजा से अमीनो अम्ल सिंथेटेज नामक एंजाइम जुड़ता है, जो अमीनो अम्ल को टीआरएनए से जोड़ने के लिए उत्प्रेरित करता है। टीआरएनए को एक्टिवेट करेगा, उत्प्रेरित करेगा, ताकि वो अमीनो अम्ल से जाकर अटैच हो जाए। तो ये काम है डाईहाइड्रोयूरिडीन भुजा के अमीनो अम्ल सिंथेटेज एंजाइम का। तीसरी भुजा है देखो एंटीकोडोन भुजा, जिसको एंटीकोडोन आर्म भी कहते हैं। इस भुजा के लूप में 3 न्यूक्लियोटाइडों का विशिष्ट क्रम एंटीकोडोन कहलाता है। हमने देखा था 3 उसमें न्यूक्लियोटाइड थे, उनके क्रम को अपन एंटीकोडोन कह रहे हैं, उनके समूह को, जो एमआरएनए के कोडोन से क्षार युग्मन करता है, यानी उसके साथ युग्मन कर लेता है, जोड़े बना लेता है, पेयरिंग कर लेता है। इसी से H बंध द्वारा mRNA जुड़ जाता है, यानी एंटीकोडोन भुजा के जो एंटीकोडोन होते हैं उसमें हाइड्रोजन बंध बनाकर ही mRNA के कोडोन से ये जुड़ जाता है। और चौथी अतिरिक्त भुजा, या जिसको अपन क्या कह रहे हैं, परिवर्तनशील भुजा। तो अतिरिक्त भुजा या परिवर्तनशील भुजा कौन सी होती है? देखिए यह एंटीकोडोन भुजा व T-साइसी भुजा के बीच में पाई जाती है। इसकी लंबाई अनिश्चित व परिवर्तनशील होती है। इसकी लंबाई अनिश्चित है और परिवर्तनशील है। ये कहाँ पाई जा रही है? एंटीकोडोन भुजा व T-साइसी भुजा के बीच में पाई जाती है। और 5वीं भुजा है T-साइसी भुजा, जिसको T भुजा या टी आर्म भी कहते हैं। इस भुजा से प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम जुड़ता है। तो ये 5 भुजाएं होगी टीआरएनए की। देखिए नेक्स्ट अपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लिखी है कि विभिन्न प्रकार के टीआरएनए जो होते हैं, जैसे लगभग 60 टाइप के टीआरएनए देखे गए हैं। 60 टाइप यानी 60 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। तो इतने टीआरएनओ में केवल एंटीकोडोन और जो अतिरिक्त भुजा होती है उसी में अंतर होता है। तो एंटीकोडोन का फर्क होगा, एक तो कोडोन का, और जो अतिरिक्त भुजा होगी उसकी लंबाई कोई छोटी होगी तो कोई बड़ी होगी। तो उसमें अतिरिक्त भुजा और केवल एंटीकोडोन का ही फर्क होगा। टीआरएनए अपनी तृतीयक संरचना, ये जो क्लोवर लीफ अपने पढ़ी है ये तो द्वितीयक संरचना है, और अगर इसकी अपन तृतीयक संरचना यानी टर्सरी स्ट्रक्चर लें, तृतीयक संरचना यानी उसकी जो वास्तविक संरचना होती है, तृतीयक संरचना टीआरएनए की वास्तविक संरचना है। इसमें ये एक विशिष्ट त्रिविमीय आकृति में उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। तो ये भी आपको एक प्रश्न बनता है
कि टीआरएनए अपनी वास्तविक संरचना में किस आकृति का दिखाई देता है। तो ये अपनी वास्तविक संरचना जो कि तृतीय संरचना होती है उसमें 3D की तरह, 3D त्रिविमीय आकृति की तरह उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। जैसे ये देखो उल्टा एल है, तो ये एक उल्टा एल हो गया। इसमें यहाँ 5 डेज या इस तरह से मुड़ मुड़ के, इस तरह से मुड़ मुड़ के ये लास्ट में ये यहाँ पर आ गया है 3 डेज सिरा। तो 3 डेज सिरा थोड़ा आगे निकला हुआ है, देखो 5 डेज से। इस यहाँ पर होता है CCA टेल इसके आगे। तो इस तरह से ये जो तृतीय संरचना होता है उसके अंदर उल्टे एल की तरह, यानी उल्टे एल की तरह ये दिखाई देता है। तो ये होती है टीआरएनए की 3D संरचना जो कि उल्टे एल की तरह दिखाई देती है। वास्तविक संरचना में उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। जबकि क्लोवर लीफ इसकी द्वितीय संरचना है और द्वितीय संरचना में क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है और 5 भुजाएं उसकी दिखाई देती है। यहाँ पर भी इसकी 5 भुजाएं अपन को दिखेगी। जैसे एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये नीचे ये एंटीकोडोन भुजा हो गई। 1 2 है, ये 3 और ये इसकी 4 और एक अतिरिक्त भुजा इधर 5 इसकी टोटल भुजाएं दिखेगी। तो ये था टीआरएनए। तो टीआरएनए को हमने कंप्लीट इसके अंदर पढ़ लिया है और एक इसके अंदर टॉपिक और बचा था लास्ट में आरएनए, उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। और तीसरे प्रकार का जो आरएनए होता है वो होता है राइबोसोमल आरएनए। ये थर्ड टाइप का आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, या इसको अपन आरआरएनए भी कहते हैं। देखिए आरआरएनए कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए है। यह समस्त कोश के आरएनए का लगभग 80% भाग बनाता है। सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। तो अगर आपको परसेंटेज अगर याद करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा आर पाया जाता है, उसके बाद में टी होता है और उसके सबसे कम होता है एम। तो ये कोशिका में इनके परसेंटेज का क्रम है RTM। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आरआरएनए। यह आरएनए मुख्यतः राइबोसोम में पाया जाता है। देखिए ये महत्वपूर्ण गुण है इसका। आरआरएनए आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा आरएनए है। तो कुछ ऐसे आरएनए होते हैं ये आरआरएनए जो कि कुंडलित होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कुंडलित, इसलिए इनकी आकृति बहुत बड़ी लगती है। तो ये आकार में काफ़ी बड़े, यानी सबसे बड़े आकार की दृष्टि से ये सबसे बड़े आरएनए भी है। ये अत्यधिक कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही कुंडलित रहते हैं। अब चूंकि ये राइबोसोम्स में पाए जाते हैं तो देखिए 2 तरह के राइबोसोम मिलते हैं अपने कोशिकाओं में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में 17S मिलता है और यूकैरियोट में 17S और 80S दोनों मिलते हैं। मुख्य 80S पाया जाता है। तो देखिए 80S की एक बड़ी उपिकाई है और एक छोटी उपिकाई है, 50S और 30S। तो 50S के अंदर एक तो 5S आरएनए और 23S आरएनए, 2 तरह के आरएनए पाए जाते हैं। और 30S इकाई में मात्र एक प्रकार का आरएनए यानी 16S वाला आरएनए पाया जाता है। जो 80S राइबोसोम होता है जो केवल यूकैरियोट के अंदर पाया जाता है, उसकी बड़ी इकाई 60S होती है और छोटी इकाई है वो 40S होती है। 60S की इकाई में 5S यानी 5S, 5.8S और 28S वाले 3 तरह के आरएनए पाए जाते हैं। और छोटी उप इकाई में जो 40S वाली होती है उसमें 18S प्रकार का आरएनए पाया जाता है। तो अपन अगर 70 और 80S से दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर आपको देखिए 5S, 23S, 16S, 5S, 5.8S, 28S और 18S, इस तरह से 6 प्रकार के ये आरएनए हो गए। देखिए एक तो 5S वाला इसमें है, 5SS वाला, इसको तो एक ही मान लेते हैं। तो 2, 3, 4, 5 और 6 टाइप के आरएनए, 6 टाइप के आरएनए टोटल ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के समय प्रोटीन निर्माण स्थलों की तरह काम करते हैं, यानी उसके मंच की तरह काम करेंगे, स्थल की तरह काम करेंगे, तथा प्रोटीन बनाने वाले अमीनो अम्ल की श्रृंखला बनाने यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सहायक होते हैं। तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण के समय स्थल की तरह काम करेंगे। तो जैसे कैसे, देखिए जैसे ये mRNA आ गया कोशिका द्रव्य में, इसके ऊपर ये 3 के न्यूक्लियोटाइड कोडोन पाए जाते हैं। जैसे ये एक पहला कोडोन है,
ये पहला कोडोन है, तीन तीन, ये दूसरा कोडोन है, ये तीसरा है, ये चौथा कोडोन है, ये पांचवा कोडोन है। यहाँ पर ये राइबोसोम के ऊपर होता है। यहाँ पर राइबोसोम क्या करता है, इसकी छोटी राइबोसोम की जो छोटी इकाई होती है अंडाकार, वो तो इसके नीचे होती है और बड़ी इकाई इसके ऊपर पाई जाती है। इस तरह से बड़ी इकाई में तीन तरह के खांचे होती है, इसको अपन पढ़ेंगे आगे चलकर, ई, पी और ए, इस तरह की होती है। अब ये जो तीन न्यूक्लियोटाइडों का समूह है कोडोन, इस कोडोन पर यहाँ पर टीआरएनए आएगा। ये जो मान लीजिए टीआरएनए आ गया, इसके एंटीकोडोन वजह ये है, और ये एक अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा इस तरह से। तो ये यहाँ पर आकर इससे यहाँ पर आकर इस जो तीन कोडोन है इस पर आकर ये युग्मन करेगा। तो यहाँ पर ये अमीनो एसिड आ जाएगा, और इसके साथ फिर ये थोड़ा सा आगे खिसकेगा राइबोसोम, तो दूसरा टीआरएनए आएगा, तो और दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बंध बनने से प्रोटीन बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो एमआरएनए है ये इस राइबोसोम के ऊपर पाया जाता है, और राइबोसोम एक स्थल की तरह काम करता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो यहाँ पर एमआरएनए है, राइबोसोम है, टीआरएनए है, अमीनो एसिड है, ये सारी चीज़ें मिलकर प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगी, जिसको अपन कम्प्लीटली अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमने टीआरएनए और आरआरएनए का कंप्लीट अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए की रेप्लिकेशन को भी देखेंगे। थैंक यू।